वेलकम बैक। मॉर्निंग शो के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रिसर्च अपनी शेयर करते हैं। कोई गेस्ट हमारे साथ लाइन अप होता है तो आज हम बात करेंगे नफ्सियाती उलझनों की। हर दूसरा शख्स नफ्सियाती उलझनों का शिकार है और वो अपने तक अपना सा इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है। कहीं कभी वो अपने तौर पर दवाइयों को एडजस्ट करके ले रहा होता है और कहीं वो ऐसी स्ट्रेस रिलीव मेडिसिन खाना शुरू कर देता है। तो क्या प्रॉपर इलाज है, क्या प्रॉपर कंसल्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आज हम उसके हवाले से आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर दूसरा शख्स एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो वो ये समझते हैं कि एक होते हैं नीम हकीम और एक होते हैं बराबर में पड़ोस में कोई शख्स बैठा हुआ है आपके और वो कहता है कि मैं तो ये टैबलेट लेता हूँ तो इससे बड़ा आराम आ जाता है सर के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, या मुझे नींद नहीं आती तो मैं ये टैबलेट इस ब्रांड की यूज़ करता हूँ। ना तो उसकी पावर का पता होता है, ना उसके एमजीज़ का पता होता है, बस इसने शख्स ने ये यूज़ की तो मैं भी उतनी ही पावर की ये टैबलेट यूज़ करता हूँ और आपको पता नहीं चलता आप कैसे उन नशों का, उन ड्रग्स का, या ड्रग्स अगर आप आम ज़बान में वो वाला ड्रग्स समझे जिसके ऊपर हमने कल टॉपिक किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। उन मेडिसिन की आप शिकार होते चले जाते हैं और आप एक ऐसा फेज़ आता है लाइफ का कि वो मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो असर करना छोड़ देती है, आप उसकी पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों को कैसे कैटर करना है, कैसे प्रिकॉशंस रखनी है, आज हमने क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट बुलाए हैं और एक बड़े वसी तजर्बे के साथ ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इनसे जो है वो फैज़ हासिल करके, तालीम हासिल करके, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमदर्द का डिपार्टमेंट हो, या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर ये कई दिहाइयों से जो है वो टीचिंग करते रहे हैं। ख़ुद क्लिनिकल जो है वो साइकेट्रिस्ट हैं, ख़ुद जो है वो प्रैक्टिसिंग फेज़ के अंदर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंशन की अगर बात की जाए और बीमारियों की तशख़ीस की अगर बात की जाए तो वो इनके ऊपर इन तमाम चीज़ों पे उबूर रखते हैं। डॉक्टर माजिद अली आफती साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप ना सिर्फ ये कि क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिसिन लोगों को दे रहे होते हैं, आपका अपना क्लिनिक है, बल्कि आप जो है पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो इतना सारा मतलब अपने रूटीन में से आप वक्त निकालते, फिर आपकी फैमिली के भी टाइम देना होता होगा। एक तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं और दूसरा ये कि हर दूसरा बंदा आपके पास अपनी नफ्सियाती और जहनी उलझनों का शिकार आपसे आके बात करता होगा, तो उसमें आप अपना सबसे पहले जहनी सुकून कैसे मेंटेन करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, NTN चैनल का बहुत शुक्रिया कि इतने अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और ये क्रेडिट आपको जाएगा कि जिस तरह से इन टॉपिक्स के हिसाब से आवाम में आगाही की ज़रूरत है उसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी मुझ जैसे और मुझसे बेहतर मेरे जो कुलीग्स हैं उनको आप मॉर्निंग शोज़ में बुलाएं और इस मामला पे करें। आपने ठीक बात की, एक तो बहुत बिज़ी प्रैक्टिस और फिर उस बिज़ी प्रैक्टिस के साथ टीचिंग, ये दोनों शोबे आपको उस वक्त आपके लिए बेहतर हो जाते हैं जब आप दोनों चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने देखें दो शोबे सबसे नोबल तरीन बनाए, एक डॉक्टर का शोबा कि वो दूसरों के लिए सेहत का बाइस बनता है और दूसरा उस्ताद का शोबा कि वो दूसरों को तालीम देता है। और माशाल्लाह आप दोनों और अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझ में वो ये दोनों चीज़ों की खिदमत अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है। मेरे वो तमाम स्टूडेंट जो कहीं भी जाके सर्व कर रहे हैं वो भी मेरे लिए एजाज़ की बात है और मेरे वो तमाम मरीज़ जिनको अल्लाह ताला मेरे तवस्सुस से शफा देता है मेरे लिए उसके लिए वो भी एजाज़ की बात है। ये ज़रूर है कि शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में पिछले 30 सालों से कॉमन है, वो क्या है? एक तो ये कि मैं हफ्तावार बुनियाद पे अपनी फैमिली के साथ अपने रिलैक्सेशन का कोई ना कोई मेरा ज़रिया ज़रूर मौजूद है। बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त। कोशिश ये होती है कि रोज़ाना बुनियाद पे भी हो, वो मैं कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ। मिसाल के तौर पे पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे बहुत दफ़ा शाम में क्लिनिक से फारिग होकर रात को मैं बैडमिंटन आधे घंटे के लिए खेलता हूँ, जस्ट कि मैं अपनी सेहत भी, मेरी सेहत भी ठीक रहे और मैं रिलैक्स भी रहूँ। इसके साथ साथ हर 2 या 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं पढ़ाने का शौक़ रखता हूँ तो पढ़ने और रिसर्च का भी शौक़ रखता हूँ, तो जो मेरी रिसर्चेज होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। तो जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो जाहिर है कि मैं 2 दिन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की है, छुट्टी पर हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, तो शहर और मुल्क को भी देख रहे हैं और वो भी अपनी ज़हनी सेहत के लिए, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए
वो भी एक बेहतरीन जरिया बहुत है। ज़रूरी तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके बैलेंस चलना ही करके आपको ये आपने relax- बातों बातों में अच्छी फैमिली बनाना और उसको चलाने का राज बता दिया है। जी बिल्कुल और ऐसा। एक बैलेंस पर्सनालिटी माशाल्लाह आपकी, क्योंकि आप अपने तमाम प्रोफेशन से भी उनका भी हक अदा कर रहे हैं और साथ में अपना भी ख्याल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जिस टॉपिक पर आपको बुलाया है आज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज शी डिस्कस्ड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों ही जो है वो एक पिलर की हैसियत रखते हैं इंसान की नफ्सियात को सुधारने में भी और बिगड़ी हुई नफ्सियात को ट्रैक पर वापस लाने में भी। एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में या फिर एंजाइटी का शिकार है तो वो कहता है कि मेरी शायद मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और हो भी रही है यहाँ के सोसाइटी के लोगों की। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर किसी दोस्त ने कह दिया कि मुझे अगर नींद नहीं आती तो शायद तुम्हें इंसोम्निया है, किसी शख्स ने कह दिया कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है या सैलरी नहीं आ रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो तुम फ़लाँ टैबलेट ले लो, फ़लाँ ब्रांड की टैबलेट बहुत अच्छी है, सर दर्द भी ख़त्म कर देगी, एंजाइटी भी ख़त्म कर देगी, तुम्हें नींद भी अच्छी आने लगेगी। क्या सुनी सुनाई बातों पर टैबलेट इस्तेमाल करना मुज़िर सेहत नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक, आपकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बात बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये बिल्कुल मुज़िर सेहत हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस इस बात को समझें। तो पहले ये समझना है कि क्या एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामात क्या वाकई बीमारी हैं या नहीं है। ओके। एक बहुत आसान सी बात मैं बताता हूँ आपको। हम सब कभी किसी टेंशन और स्ट्रेस में आते हैं, हम फियर का शिकार होते हैं, हमें एप्रीहेंशन होता है, हमें फ्यूचरिस्टिक थॉट्स आती हैं कि पता नहीं ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा। मिसाल, एक स्टूडेंट है, इम्तहान की तैयारी कर रहा है तो उसको टेंशन है, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, प्रोग्राम पे वक्त पे पहुंचना है, टॉपिक आज का क्या हो, गेस्ट पूरा हो जाए, मैं टीचर हूं तो वक्त पे मेरा लेक्चर शुरू हो जाए, क्लिनिक पे टाइम। अब ये जो सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये डेली रोज़मर्रा में हमें कुछ एंजाइटी, और इसमें कभी कोई काम बुरा हो जाए तो हमें थोड़ी सी डिप्रेसिव फीलिंग्स भी होती है। बिल्कुल। अगर ये फीलिंग्स टाइम बीइंग की हैं, थोड़ी देर की हैं, और इन फीलिंग्स की वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर टेंशन ना हो तो स्टूडेंट इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सकता। वेरी गुड। अगर टेंशन ना हो तो आप वक्त पे प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। वेरी गुड पॉइंट। अगर टेंशन ना हो तो मैं वक्त पे लेक्चर नहीं ले सकता। एंजाइटी भी जरूरी है। एग्जैक्टली। अब हमें ये फैसला करना है, क्या हर एंजाइटी बीमारी है, क्या हर डिप्रेशन बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझने की निहायत आसान बात यह है कि अगर यही टेंशन, यही एंजाइटी, यही डिप्रेशन आपकी रोजमर्रा जिंदगी की परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस लेकर आए, आपकी जो आउटकम है वो खराब हो रहा हो, आपका पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का, मुझे वक्त पे पहुंचना था, मैं लेक्चर नहीं ले सका टेंशन की वजह से, इसका मतलब है अब इलाज की जरूरत है। मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेशन की वजह से मरीजों को सही से नहीं देख सका, मुझे इलाज की जरूरत है। एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, उस तैयारी में उसने अपने आप को परेशान पाया, उस परेशानी में वो इम्तिहान सही नहीं दे सका, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, अब इलाज की ज़रूरत है। यानी सिर्फ अलामात का होना इलाज की ज़रूरत नहीं है। अलामात के साथ आपकी डेली रूटीन लाइफ में डिस्टर्बेंस आए जिससे आपकी पर्सनल लाइफ की परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल लाइफ की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो, अब इलाज की ज़रूरत है। सही। अब ये तय करना कि इलाज कब, कहाँ और कैसे होगा। जैसे आपने बात की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे इस तजर्बे की एक बड़ी बात है। इस पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पे 4 चीज़ों का माहिर है। अच्छा। पहला सियासत, जिससे मर्जी, जब मर्जी, जहां मर्जी सियासत पे बात कर ले, आपको एक्सपर्ट कमेंट दे देगा। रिलीजन पर। दूसरा रिलीजन, यस, दीन के मुतालिक जब जिससे बात करे दे देगा। तीसरा क्रिकेट। अब आप लवर्स हैं हम लोग, और खुसूसन अगर पाकिस्तान क्रिकेट का कोई मैच हार जाए ना, ऐसे एनालिसिस आते हैं, ऐसे हर खिलाड़ी, वो फलां को बैट पकड़ना नहीं आता, फलां को बॉल पकड़ना नहीं आती, जिसको पूरी दुनिया मान रही होती है, लेकिन। और चौथा सेहत। इस मुल्क के अंदर आप कहीं भी खड़े हो जाएं और कहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, करीब खड़े 4 लोग आपको 6 मशवरे दे देंगे। फला टैबलेट ले लो या फला नुस्खा, गोलियां भी दे देंगे, नुस्खा भी दे देंगे, वो ये मल के लगा दो, ये पकड़ के सर में यूं कर लो। इसकी वजह से होता ये है कि हमारे यहाँ ये जो जहनी सेहत के प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं। ठीक है। और अमूमी तौर पे लोग हमारे पास जब तक पहुंचते हैं तो नशावर कई गोलियों का शिकार होकर पहुंच रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि नफ्सियाती उलझनों का शिकार बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास होते होंगे। आजकल जब नफ्सियाती उलझनें सुने हम तो कितनी सारी फॉर्म्स हो गई हैं उसकी। शिज़ोफ्रेनिया है,
जिसमें कान में आवाज़ आना होती है और आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, लोगों की डुअल पर्सनालिटी निकल के आ रही होती है उसमें, और वो खुद किसी का गुस्सा ऐसा है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल, मतलब गुस्सा ऐसा है कि लोग ज़ाहिर है गुस्से में कंट्रोल भी आता है, लेकिन उनको अपने गुस्से पे, अपनी बातों पे कंट्रोल ही नहीं रहता। और 10,000 डिप्रेशन, एंग्जाइटी और OCD, ये वहम की भी बीमारी है। मतलब कितने तरह के आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप उनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखिए, पेशेंट्स की अगर आप वैरायटी करें तो जहनी और दिमागी अमराज को ओवर 10 बड़ी कैटेगरीज में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब किया है। अच्छा। जिसमें मिसाल के तौर पे अगर पहली कैटेगरी ली जाए तो वो लोग जो सब्सटेंस यूज़ की वजह से या नशा के इस्तेमाल करने की वजह से जहनी अमराज का शिकार होते हैं। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स का, डिप्रेशन का, मूड डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया आता है, फिर चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है। लेकिन आम फहम के लिए, लोगों को समझने के लिए, जहनी अमराज करीबन 1000 से मुख्तलिफ ज़्यादा बीमारियां हैं। हर बीमारी को सिर्फ डिप्रेशन कह देना या एंजाइटी कह देना या स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दे देना, ये गलत है। आजकल क्या होता है कि लोग गूगल, चैट GPT और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारे क्लिनिक से पहुंचने से पहले ऐसी ऐसी डायग्नोसिस खुद साथ लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे ये वाली बीमारी हो गई है। और जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो उनमें से बहुत से लोगों को वो बीमारी नहीं होती, उससे बहुत कम लेवल की बीमारी होती है। यानी अगर मैं आपको जनरली समझाऊं, आप सिर्फ सर का दर्द लिखें गूगल पे और अपने सर के दर्द के कुछ सिम्टम साथ रखें, थोड़ी देर में गूगल आपको ना दिमाग के कैंसर तक ले जाता है। बिल्कुल। जिसके चांसेस 1 in 1 लाख भी नहीं होते, सही बात लेकिन है। वहां तक ले जाता है। और एक और चीज बहुत कॉमन है हमारे यहाँ हर सर के दर्द को मिग्रेन कह दिया जाता है, जबकि मिग्रेन इतनी कॉमन बीमारी नहीं आधे है। सर का दर्द है। उसके जो आधे सर का दर्द होता है, उसके सर का दर्द विद इन सेकेंड्स बहुत पीक पे जाता है। उसका सर का दर्द ऑटोमेटिकली कुछ हफ्ते, कुछ घंटों, कुछ मिनटों में खत्म भी हो जाता है। अच्छा, जबकि उसमें ज्यादातर मिग्रेन- लोगों को जो सर का दर्द होता है उसमें ये कैरेक्टर नहीं होता। अच्छा, लोगों जब को तक ग्रेजुअल वॉमिटिंग नहीं होती वो मिग्रेन खत्म नहीं होता। यही बहुत होता सारे है सर मिग्रेन? के दर्द वॉमिटिंग के साथ नॉन मिग्रेनस भी हैं, जो अच्छा। स्ट्रेस हेडेक भी हो ओके। सकता है। हाँ, हाँ। जो सबसे कॉमन हेडेक इस वक्त हमारे माशरे में लगता है वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ओके। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, ये अगर बढ़ जाए तो इन सब की वजह से भी सर का दर्द होता है। और जो बहुत मिमिकिंग होता है कोलेस्ट्रॉल, जो मिग्रेन टाइप के सर के दर्द का, लेकिन हमारे यहाँ हर सर के दर्द को मिग्रेन कह अच्छा, दिया मतलब अगर जाता है। वॉमिटिंग ठीक है। करके वो सर का दर्द सही हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो मिग्रेन ही हो, क्योंकि लाजमी हमने नहीं। उसका खुद ही ठीक है। नाम दे दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि 50 से 60% लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली होगी कि फला दर्द जो हुआ था तो वो मिग्रेन नहीं है, फला जो मुझे टेंशन है वो एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं है, यहाँ तक तो बात सही है। अब आ जाते हैं असल डिप्रेशन के ऊपर, असल एंजाइटी के ऊपर, या फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब आपकी मेंटल हेल्थ वाकई डिस्टर्ब हो रही है, जिन लोगों को आप डील करते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट बच्चे और नौजवानों के जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ वाकई डिस्टर्ब हो रही है, इसको पेरेंट्स या उनकी जो किफ़ालत कर रहे हैं या जो उनके सरपरस्त आला हैं जो घर में उनको देख रहे हैं, वो पहचाने कैसे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ वाकई डिस्टर्ब हो गई है? देखिए, जैसे एक जनरली बात की जाती है, बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की आदत और अतवार को बहुत पहले से जानते ठीक हैं। है। अब अगर पेरेंट्स ये बात को नोट करें कि बच्चे के रवैये में, बिहेवियर में उसकी यूजुअल से हट के कोई चीज़ अडाप्ट हो रही है, ठीक है, और उस बिहेवियर और रवैये की वजह से उसके रिलेशंस घर में सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं, या उसके बाहर जो जिस तरह परफॉर्मेंस खराब हो रही है, परफॉर्मेंस खराब हो और रही हमारे है, या यहाँ तो जो बच्चे को माशरे में कह दिया जाता है ये तो है ही नालायक, या तो ये तो है ही बदतमीज, तो यूं कहकर उसकी जो पर्सनालिटी मजीद खराब कर रहे होते हैं। प्लस उसके उस मेंटल हेल्थ से आप गो थ्रू कर जाते हैं। उसकी जहनी चेंजेस जो आ पता रही भी नहीं होती है, चलता कि वो बेचारा वो किस बीमारी तकलीफ की में। अलामात जो आ रही होती हैं, उसको ये सारे जुमले कह के हम छोड़ देते हैं। तो हमें ये देखना है कि बच्चे के रवैये में क्या चेंजेस ऐसी आ गई हैं जो पहले इस बच्चे की आदत अतवार नहीं ठीक है। थी, प्लस इस बच्चे के रिलेशन घर में या घर से बाहर जो उसकी सोशल लाइफ है वो क्या डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, उसकी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके जो परफॉर्मेंस या ग्रेड पहले आते थे अब खराब हो गए, 60% वाला है, 70% वाला है, 80% वाला है। अब वो अगर 40 और 50s में आ गया है तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपने ऑफिस में या काम पे बहुत रेगुलर जाता था, टाइम पे जाता Yes, था, अब yes. उसकी वो आदत अतवार चेंज हो रही हैं,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसकी डेली रूटीन लाइफ की परफॉर्मेंस खराब हो रही ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार ये बच्चा हो सकता है। सही। फिर क्या करें? ऐसी सूरत में इस बच्चे को किसी भी करीबी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, या साइकियाट्रिस्ट के पास आप लेके जाइए, उनसे असेस करवाइए। और इस बात के जहन में रखिए कि ये एक सबसे बड़ा मिथ हमारे यहाँ पर कि साइकियाट्रिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं वो नशावर दवाइयाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये बात आइडेंटिफाई करने के बाद भी कि बच्चे में या घर के किसी और फर्द में भी जहनी मसला आ गया है, इलाज कराने से गुरेज करते हैं। क्योंकि बचपन से ये बात सुनिए कि नफ्सियाती डॉक्टर जो दवाई दे देगा वो तो खुद नशावर दवाई और होती है, नफ्सियाती हो जाओगे। वो तो सुला के रखते हैं, वो और नफ्सियाती सुन हो करते हैं, जाएंगे वो आप। सुन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं, ये आज से 60 साल 70 साल पहले तक वाकई ऐसा था कि दिमागी अमराज से मुतालिक जो दवाइयाँ थी वो नशावर थी। लेकिन पिछले 60-70 साल से 1934 में जो पहली मेडिसिन आई थी एंटी डिप्रेसेंट, और 1954 में एंटी साइकोटिक एक आ गई थी दवाई। ये दो दवाइयाँ, ये समझिए मौजज़ाती दवाइयाँ आई, यानी नशा या नींद की गोलियों से इलाज कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है 100% महफूज दवाइयों पे। अब मैं इसकी आपको मिसाल समझाता हूँ। मैं ब्रांड का नाम तो लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है। लेकिन नींद की गोलियां हर घर में मौजूद हैं। बिल्कुल है। और वो लाल, नीली, पीली के बिल्कुल नाम है। से भी मौजूद है। You're और आपने right. जैसे इंट्रो में कहा था कि You're मिलीग्राम का भी नहीं पता। You're right. और तबर्रुकन लोग दूसरे को देते, नींद नहीं आ रही बहन, तू ये खा ले, नींद नहीं आ मतलब रही। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 100 mg से, अच्छा, जिसको 0.5 mg से जाना चाहिए शायद। अच्छा, ये जो नींद की गोलियां हैं, ये नींद की गोलियां, इनमें से अक्सर नींद की गोलियां नशावर हैं, आदत वाली हैं, ओके। और मरीज को एंजाइटी डिप्रेशन से दूर नहीं करती हैं, सिर्फ नींद को बेहतर करती हैं। मर्ज वहीं रहता है, प्लस एक और मर्ज लग जाता है, वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये जो नींद की गोली के आदी आप हो गए। ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि जो दवाइयाँ हम लिखते हैं अमूमन अपने मरीजों को, उनमें से अक्सर मेडिसिन वो होती है जो हम कहते हैं जी सुबह लेनी है या सुबह शाम लेनी है। तो अब समझने की बात यह है कि नींद की गोली कभी सुबह नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, या सुबह शाम नहीं दी जाती। सही, तो इसका सही। मतलब है ये नींद की गोली नहीं है, ये नशावर दवाइयाँ नहीं है। मैं आम मरीजों को समझाने के लिए कहता हूँ कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह के जितने अमराज हैं, ये हमारे दिमाग के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे दिमाग के कुछ केमिकल होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए विटामिन के तौर पे काम करते हैं। ये इन न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टरबेंस की वजह से होते हैं, और अब क्लियरली आइडेंटिफाइड है। मिसाल के तौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर सेरोटोनिन टाइप 1A जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी डिस्टरबेंस से होता है। ठीक है। डिप्रेशन का मर्ज 5-HT2 एक न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी वजह से होता है। आपने स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र किया, स्किज़ोफ्रेनिया डोपामीन और HT2 की डिस्टरबेंस, लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का एक एरिया, उसमें होता है। यानी अब ये बात क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि एंजाइटी है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक कीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा। अगर डिप्रेशन है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक कीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा। और हम जो दवाइयाँ देते हैं वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक करने की देते हैं, और इसमें मरीज की अपनी नींद खुद थोड़े अरसे में लौट आती है और किसी नींद की गोली की जरूरत नहीं यानी रहती। कि सही डॉक्टर को हम कंसल्ट करें तो वो सही मर्ज़ की तशखीस करते हुए आपको सही इलाज रेकमेंड करेगा, बजाय इसके कि आप जैसे कि आजकल सप्लीमेंट्स का दौर है, लोग कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसका इतना बूम है कि जब पेज खोलो फेसबुक यही आ रहा है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की हमारी बॉडी में ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि उसको कह दिया जाता है उसमें जो ग्लाइसिनेट है वो आपकी नींद इम्प्रूव करेगा, आपके दीगर बॉडी फंक्शंस के लिए, आपको पेन रिलीफ के लिए। मतलब एक हमने एक ऐसे सप्लीमेंट को, एक ऐसे विटामिन को जो है हमने हर जर्नलाइज कर दिया हर चीज़ के लिए। तो क्या हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है भी, या हम बगैर डॉक्टर से पूछे वो उसको स्टार्ट कर दे लेना? देखिए, मैग्नीशियम हमारी बॉडी का एक एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में होता है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम को इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल ऐसी है कि एक रोड के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हों, आपकी गाड़ी के टायर में हवा ठीक ना हो, आपकी गाड़ी का इंजन ठीक ना चल रहा हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ठीक से ना आ रहा हो, और आप कहें कि वो जो रोड के ऊपर कोने में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ ना, इसको हटा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, ये बड़ी मैग्नीशियम की बड़ी डीप बात कर गए आप। मैग्नीशियम की एलिमेंट बॉडी में होता है, उसकी कुछ ज़रूरत है, उसके कुछ फंक्शंस भी हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे केमिकल को ठीक करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स में पोटेशियम की कमी हो जाए, तो कई दफ़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि मैग्नीशियम देते हैं ताकि वो बॉडी में पोटेशियम को रिटेन करे। ठीक है। अब इसमें कहाँ कौन सी चीज़ ठीक होगी, इसके लिए तो मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसा कबल हमने ये देखा था कि बई का एक फ्रूट था,
कुछ टीवी चैनलों पे बैठ के कुछ हमारे माहिरीन न्यूट्रिशनिस्ट थे, वहां से वो बात शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया पे एक सैलाब आया और हर आदमी बई का फ्रूट हर मर्ज के लिए शुरू कर दिया। मार्केट से शॉर्ट हो गया, वो जो कीमत भी बढ़ गई, पता नहीं 200 रुपए मन वाला फ्रूट था वो 500 रुपए किलो पे आ गया। ओह गॉड। फिर एग्जैक्टली यही कुछ अरसे बाद ऊँटनी के दूध के लिए हुआ कि हर मर्ज की इलाज ऊँटनी का, हर कोने पे ऊँट खड़े हुए, हर कोने पे ऊँट खड़े हुए, ऊँटनी और ऊँटनी का बच्चा खड़ा हुआ है। और फिर उनकी जो हाइजेनिक कंडीशन थी वो पी के और लोगों को ज्यादा पेट की बीमारियां हुई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक और चीज का भी बड़ा शुरू हो गया है जो कपिंग करवाने का, या जो ये तो सुन्नत तरीका इलाज जी है। बिल्कुल सुन्नत तरीका इलाज है, लेकिन सुन्नत और अहादीस और कुरान में इस बात की बड़ी वजाहत है। अहादीस में ये बात बिल्कुल क्लियर है, आप उलमा कराम से पूछिए कि जो कपिंग का इलाज है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून में इन्फेक्शन के लिए किया था। अच्छा, अगर किसी के खून में इन्फेक्शन हो जाए, ओनली वन इंडिकेशन। लेकिन ये जो कपिंग के 2 पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में कहा जाता है इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, क्योंकि खून का इन्फेक्शन आपके 70 जगहों पे इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा। तो यूं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी के ब्लड में इन्फेक्शन नहीं है, उसको जोड़ों का दर्द है जो इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, उसको डिप्रेशन है जो इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है जो इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, उसको गाउट है जो इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, उसको डायबिटीज है जो इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, उसको ब्लड, इसमें से किसी का इलाज नहीं है। हम हर चीज को जर्नलाइज कर देते हैं। अब ये बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि लोग मजहब के नाम पे, सुन्नत के नाम पे इन चीजों का कारोबार शुरू कर, हिजामा सेंटर हर गली में खुल गए, और अब अक्सर लोग जो है अपने हर मसले के लिए पहले हिजामा करवा लेते हैं, और सिर्फ सुन्नत को बुनियाद बना के। अब कब सुन्नत है और किस इंडिकेशन में ये भी समझना है। डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है जिससे लोग घर पे बैठ के सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे कि मैं कितना पानी में हूँ। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त देख रहे होंगे वाकई, और वो हमें ये कहा करते हैं कि मैं फ़लाँ साइकेट्रिस्ट के पास गया, फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ। दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट को वो दिखा चुके हैं और अभी भी वो अपनी मर्जी से ही मेडिसिन ले रहे होते हैं। मिस्टर गूगल बाबा, ये जो गूगल बाबा हैं, ज़रा पढ़े लिखे लोगों की बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज इतनी आम हो गई हैं, हर शख्स बैठकर कहता है डोपामीन, हर शख्स बैठकर कहता है कोर्टिसोल लेवल हाई हो गया है। ज़रा सी कुछ ये जो नाम मैंने लिए हैं इनकी वजाहत करें, ये क्या है, इनका जिस्म में बढ़ जाना या कम हो जाना क्या काम करता है जिस्म में? देखिए ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इसको 2-3 तरीक़ों से लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। कुछ इसको गूगल सिंड्रोम भी कहते हैं, अब मेरे ख्याल नया नाम आएगा तो चैट जीपीटी सिंड्रोम कहेंगे, इससे पहले साइबर इंफॉर्मेशन सिंड्रोम भी, वो बहुत सारा मेडिकल में। मैं इतना तो अपने मुल्क का एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन दुनिया भर में रिसर्च का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसको हर साल $980 पे करता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि पिछले 1 साल में क्या नई रिसर्चेस जहनी अमराज और बीमारियों की आती हैं। ये बात मैं यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से लेना चाह रहा हूँ वो फ्री में चैट जीपीटी, गूगल और यूट्यूब पे मौजूद है और मैं इतने पैसे खर्च करूँ? नॉट मुमकिन नहीं है। इसी तरह से हमने जब भी अपनी जो भी एग्जाम्स दिया था वो सब टेक्स्ट बुक से दिया था, और जितनी टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन है, उनमें से मेजॉरिटी अपडेटेड लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स गूगल पर फ्री नहीं होती हैं, नहीं होती, क्लियर बात है। अच्छा, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी रिसर्च की इंडस्ट्री है नई दवाइयों को लाने के लिए मेडिकल साइंसेस के अंदर, क्या ये इंडस्ट्री इतनी बेवकूफ़ है कि अपनी अरबों खरबों रुपए की रिसर्चेस फ्री में गूगल पे डाल देगी? नहीं पॉसिबल। एग्जैक्टली इसी तरह से जो रिसर्चेस के ब्रेन में कौन से केमिकल हैं, कौन से डोपामीन क्या है, कोर्टिसोल क्या है, सेरोटोनिन क्या करता है, ये भी जो रिसर्चेज होती है, इन तमाम रिसर्चेस की भी एक पेटेंसी होती है कि किस यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च पहली दफ़ा की थी, और फिर इस बेसिस पे उनको मेडिकल का नोबेल प्राइज़ और मुख्तलिफ अवार्ड और रिसर्चेस की जाती। मैं अगर अपने क्लिनिक में भी कोई छोटी सी रिसर्च करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ जब तक मेरी रिसर्च किसी इदारे में छप ना जाए, ये किसी से शेयर ना करूँ। तो इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट अपडेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन गूगल पे मौजूद मेडिकल से मुतालिक नहीं होती है ज़्यादातर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, कुछ ठीक भी हो सकती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए आपकी एक बेसिक मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने MBBS किया हुआ है, आपने PharmD किया हुआ है, तो शायद आप उस दवा के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रैक आउट कर सकेंगे। अच्छा, दवा के साथ एक अदद पर्चा होता है हमेशा, और उस पर्चे के पीछे लिखा होता है फॉर फिजिशियन, इंफॉर्मेशन फॉर फिजिशियन, फॉर जनरल पब्लिक नहीं है।
उस पर्चे में जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दे रखी है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो डॉक्टर साहब के लिए है जिनकी एक सर्टेन मेडिकल एजुकेशन हुई हुई है कि भाई डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस किया हुआ, तो इनको ये बात समझ में आएगी, समझ में आ जाएगी। उन बातों को पढ़ के मरीज खुद अपना इंक्लूजन करते हैं। अच्छा, जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस मर्ज को हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। जिस मर्ज में मरीज को ये यकीन हो जाता है कि दुनिया के सारे डॉक्टरों को मेरा मर्ज सही से समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मर्ज सही से मैंने ही समझा है, और चूंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से कुछ करेक्ट होती है, कुछ इनकरेक्ट होती है, कुछ डॉक्टर्स के कमेंट होते हैं, कुछ डॉक्टर साहिबान से बकौल मरीज के डिस्कस किया हुआ होता है। हालांकि मैं ये बात अपने मरीजों को कहता हूँ, किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए बायलैटरल नॉलेज का कुछ लेवल होना चाहिए। अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ इंजीनियरिंग में और मैं डॉक्टर हूँ और मैं इनसे कहूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं तो 0 सन्नाटा हूँ, मेरी तो इंजीनियरिंग में कोई मालूमात नहीं है, तो मैं जाहिर है कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करूंगा। तो एग्जैक्टली जाहिर है कि मरीजों की वो नहीं होती। तो हाइपोकॉन्ड्रायल के जो मरीज होते हैं उनको ये यकीन होता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही है, और वो डॉक्टरों के पास जा जाके फरमाइश करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ये वाला टेस्ट कराइए, क्योंकि उन्होंने गूगल से पूछा होता है, और एक अदद गूगल हर सर्किल में वैसे ही मौजूद होता है आपके दोस्त अहबाबों में। अरे क्या हुआ ये, अरे साहब मैं बताता हूँ, आप ये करवाएं, ये कैसे डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, इन्होंने एमआरआई नहीं करवाया आपका, ये डॉक्टर साहब को तो वो एलएफटी का टेस्ट कराना चाहिए था। और यूं उस मरीज को आसपास के लोग इतना कंफ्यूज करते हैं कि उस कंफ्यूजन के अंदर जा जाके फिर वो खुद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आसपास लोग होते हैं, कभी कभार हम देखते हैं वो बहुत ही सुन्न है, बहुत कम गो हैं, या अकेले रहना पसंद करते हैं, या बहुत वियर्ड से जो है वो रिस्पॉन्स आपको जो है वो फील होते हैं, या आप उनसे कोई बात करें तो उनकी बात के जवाब में कोई ना कोई एक ऐसा जुमला या कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है कि यू वुड हैव अ फीलिंग कि दैट इज समथिंग वियर्ड। तो उनको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, अगेन सिंपल फार्मूला मैंने जो बताया, अगर आपको लग रहा है उनके रवैये से उनकी ज़ाती ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है, अगर वो आपकी फैमिली में और उनके इस रवैये की वजह से बाकी फैमिली मेंबर्स उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है नेचर ही इंट्रोवर्ट होती है। अच्छा, इंट्रोवर्ट नेचर होना शायद इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से क्या वो अपनी जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो पूरा कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो शायद इलाज की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं उनकी इस रवैये की वजह से कुछ लैक हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं एक पेशेंट की आपको बात बता रहा हूँ, एक साहब जो बहुत ब्रिलियंट मैनेजर हैं, कंपनी में काम करते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उनकी, उनको ये फियर है कि वो अननोन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, उस फियर की वजह से उनके जॉब की प्रमोशन का जो इंटरव्यू होता है वो उन डायरेक्टर साहिबान के साथ होता है जिनसे उनका डेली इंटरेक्शन नहीं होता, और उसकी वजह से हर दफा जब प्रमोशन के लिए वो फाइलें मांगी जाती हैं ऑफिस में, अवॉइड कर जाते हैं, नहीं अवॉइड कर जाते हैं, ये बैठते ही नहीं थे कि नहीं मैं बस ये ठीक है ना, बस मुझे आप थोड़ा सा सैलरी एनहांसमेंट दे दें, मुझे जॉब टाइटल मेरा यही है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस लेवल के वो स्किल रखते हैं, वो तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते होंगे किसी की जबान से या बातचीत से अगर अंदाजा लगाएं हम कि ये ये डिफरेंट डोमेन। और दूसरा ये कि आपने जो बताया, तो वो उस फेयर का इलाज करवाएंगे या फिर वो अपनी इस आदत पे काबू पाएंगे? जी, ये आदत नहीं है, ये बीमारी है ना। अब ये आइडेंटिफाइड है कि सेरोटोनिन टाइप 2A1 अगर किसी का हो तो उसमें अनआइडेंटिफाइड अननोन किस्म के इर्रेशनल फियर होते हैं, जिनको टेक्निकल टर्म में हम फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और इसके लिए ट्रीटमेंट आराम से इलाज अवेलेबल है। और जब इलाज हो जाता है तो वो अब हजरात फिर कहते हैं कि मैं इतने अरसे से इस प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा था जिसकी वजह से मेरी पता नहीं कितनी प्रमोशन हो सकती थी जो नहीं हुई। अच्छा, ये जो है हार्मोनल इम्बैलेंस और केमिकल इम्बैलेंस, क्या ये दोनों कॉज करते हैं दिमाग की बीमारी, या फिर आप बताएं इसमें किस तरह तशरीह? देखिए, जो जहनी और दिमागी अमराज हैं, इसकी अगर आप वजूहात की बात कर रही हैं तो ये मल्टी फैक्टोरियल वजह है। इसमें 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल। मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी बीमारियों में, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें से अक्सर बीमारियां मुर्सी तौर पे जीन्स के थ्रू कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा। यानी मुर्सी तौर पे मेरे ब्रेन का एक हिस्सा है जो एक विटामिन या एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर नहीं बना पा रहा। अच्छा। तो अगर मेरे ज़हन सर्ट नहीं बना पा रहा होता किसी का सर्टलिन, यानी सर्टलिन तो एक दवा का नाम है। हाँ, ये मतलब सेरोटोनिन नहीं बना पा रहा दिमाग। सेरोटोनिन अगर दिमाग बना नहीं पा रहा या बना रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, वो पूरा वर्क नहीं कर पा रहा, डोज हमें लेंगे तो वो फिर हमारे दिमाग में प्रॉपर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो एक लेवल तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है कि जिसमें जेनेटिक्स है,
ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व है, जो आपने मतलब जिक्र किया। हार्मोनल इम्बैलेंस भी जहनी मर्ज का बाइस बन हो सकता है। अच्छा, एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि मेरी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी और जो दूसरे लोग हैं, हमारी पर्सनालिटी में फ़र्क। मैं स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करता हूँ, आप किस तरह से हैंडल करती हैं, ये किस तरह से हैंडल करते हैं। तो जब एक ही स्ट्रेस हम तीनों पे आएगा तो हम तीनों के रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट होंगे। सो अगर किसी के रिएक्शन इस तरह के डिफरेंट हैं कि जिससे उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो अब हो सकता है उनको भी बीमारी हो जाए। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, फिर साइकोलॉजिकल। ठीक है। तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो टेंशन, स्ट्रेसेस हैं, ये जो सोशल फैक्टर है, ये बाकी दो अवेलेबल फैक्टर की मौजूदगी में उनको ट्रिगर करता है। सो ज़्यादातर जो जहनी अमराज हैं वो सोशल फैक्टर की मौजूदगी में ट्रिगर होते हैं, लेकिन असल कॉज बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल होता है। अब होता यह है कि अगर एक शख्स है, उसने इम्तहान दिया, बच्चे ने इम्तहान में फ़ेल हो गया, उसी क्लास में 100 बच्चे थे, 80 पास हो गए, 20 फेल हो गए। जो 80 बच्चे पास हो गए वो तो चले एक तरफ हो गए। अब जो 20 फेल हो गए, इन 20 फेल होने वालों में से 15 बच्चे ऐसे थे जो फेल होने के बाद थोड़े परेशान हुए और दोबारा अपना रूटीन लाइफ में आके तैयारी करने लगे। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से एक बच्चे को एंजाइटी हो गई, एक बच्चे को डिप्रेशन हो गया, एक को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। यानी अब ये बात पता चल रही है कि सोशल स्ट्रेस सेम था, एक का सेरोटोनिन सिस्टम खराब था, एक के डोपामिन में कुछ था, एक के लिम्बिक सिस्टम में शायद कोई गड़बड़ थी, एक के बेसल गैंग्लिया में जेनेटिकली शायद गड़बड़ थी। बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इलाज, और उस इलाज के ऊपर यही तो आइडेंटिफाई होता है कि जब पेशेंट साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो जब बीमारियां आइडेंटिफाई होती हैं तो साथ में ये बात ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाती है कि भाई इसको फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो इसको सेरोटोनिन की दवा देनी है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको डोपामिन एंटागोनाइज करना। दिस इज हाउ वी। डॉक्टर साहब, आपने कहा जवाब में कि इलाज की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी शख्स को साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट तक कैसे पहुंचाया जाए। इसको ज़रा नॉर्मलाइज करें, द कैमरा इज़ योर्स, कि लोगों को ये कहना कि भाई तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो बड़ा मायूब समझते हैं। या अगर कोई साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, वो ये बताने से शर्माते हैं कि मैं एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन ले रहा हूँ या मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेरे वहाँ पर सेशंस होते हैं। कैसे नॉर्मलाइज किया जाए इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा स्टिग्मा लगा हुआ है कि साइकेट्रिस्ट के पास, यानी इस स्टिग्मा की मैं आपको मिसाल दूं कि मेरी अपनी फैमिली के लोग भी आज से 20-30 साल पहले जब मैं नया साइकेट्रिस्ट बना था तो अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को मिलाते थे तो वो ये नहीं कहते थे मेरा ये भाई साइकेट्रिस्ट, वो कहते थे मेरा भाई दिमाग का डॉक्टर है। स्टिग्मा यहाँ तक है। अब सोचिए, मेरी इस फैमिली में मेरे बाकी सिबलिंग्स भी मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं, लेकिन स्टिग्मा यहाँ तक इस माशरे में मौजूद है। लेकिन अब ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि ज़्यादातर जहनी अमराज दिमाग के विटामिन्स के एक तरह के केमिकल्स की डिस्टर्बेंस है और इनका इलाज बिल्कुल उसी तरह से मुमकिन है जिस तरह से नज़ला, बुखार, ज़ुकाम का इलाज होता है। दूसरी अहम बात, जितनी बीमारियां दिमागी अमराज की अभी मौजूद हैं उन तमाम बीमारियों में से अक्सर बीमारियां आराम से काबिल इलाज हैं। अच्छा। क्योंकि ये भी एक मिसनोमर है कि ये इलाज नहीं होता। तीसरा, ज़्यादातर दवाइयाँ इस अमराज में जो यूज़ होती हैं वो नशावर नहीं है, आदत वाली नहीं है, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कहता हूँ कि जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, चाहे वो SSRI हो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक बेनिफिट, ये SSRI इतनी महफूज दवाई हैं कि पैरासीटामोल से ज़्यादा महफूज। अच्छा। और लोग ये दवाइयाँ खाने में एतराज़ कर रहे होते हैं और वो दवाइयाँ जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता कि जो नींद की नशावर गोलियाँ खाने के बाद सुन ही हो जाते हैं और आदी भी हो जाते हैं, और उस दवा को छुड़ाना उस बुनियादी मर्ज को ठीक करने से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। यानी अगर किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन का इलाज आसान है, लेकिन अगर कोई नशावर गोलियों का आदी हो गया उसका इलाज ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्या दिमागी अमराज लाइफ टाइम क्रॉनिक होते हैं? मतलब अगर किसी को बचपन में नींद का डिसऑर्डर हो गया, उसको कानों में आवाज़ आना शुरू हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, तो वो एक उस बीमारी से हटने के बाद अब उसकी स्टेजेस डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, शायद वो कन्वर्ट हो जाए OCD में, फिर वो OCD से बहाल होता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाए डिप्रेशन में। क्या ये एक मतलब क्या जेनेटिकली आप जहनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, या फिर एक दफ़ा आपको ये बीमारी लग जाए तो वो लाइफ टाइम ही किसी ना किसी फॉर्म में तब्दील होती रहती है? देखिए, जिस तरह से आम मेडिकल की बीमारियां हैं कि बुखार भी है, मलेरिया भी है, जोड़ों का दर्द भी है, ब्लड प्रेशर भी है,
तब इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर की अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो लॉन्ग टर्म इलाज चलता है, शुगर हो जाए तो लॉन्ग टर्म इलाज चलता है, लेकिन अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए तो हफ्ते 10 दिन की बीमारी में ख़त्म हो जाता है, मलेरिया है तो कुछ दिनों की दवाइयों से ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जहनी अमराज हैं। बहुत से या ज़्यादातर जहनी अमराज वो हैं जिनका इलाज बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन कुछ जहनी अमराज वो हैं जो जेनेटिकली लिंक्ड हैं, तो फिर उनका इलाज काफ़ी लंबा होता है और फिर वो चेंजिंग ऑफ सिम्टम्स भी उन क्रोनिक मरीजों में अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा। टाइम तो खत्म हो गया, प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया वाइंड अप करना है, लेकिन जाते जाते आप इस कैमरे में देख के उन लोगों के लिए एक पैगाम दे दें जो अंदरूनी खौफ को ख़त्म करके एतमाद हासिल करना चाहते हो, दे जस्ट वांट टू हैव अ कॉन्फिडेंट लाइफ। देखिए, सबसे अहम बात यह कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई जहनी दबाव, टेंशन, स्ट्रेस है जिसके नतीजे में आप जानते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उसका इलाज करवाइए। और ये बात यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे किसी किस्म का नशा नहीं होता है, कोई आदत नहीं होती है, और ये मर्ज़, ये डर, ये खौफ बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी के वो मराहिल जो आप इससे पहले नहीं अचीव कर पाते हैं बहुत आसानी से कर लेते हैं। सही बात है, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, बजाय इसके कि हम सेल्फ मेडिकेशन करें और अपने ही ओन पर वो उसके MGs चेंज कर करके दवा लें, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था जिसको डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। और उम्मीद ये करता हूँ कि अब जिन लोगों ने अपना बिगाड़ कर लिया है इलाज करा करा के या खुद कर करके, और वो आधे तो सुधर चुके होंगे और आधे जो है वो किसी अच्छे क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरी पूरी टीम को जो बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन करती है, बनाती है और अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाती है, और मेरी खूबसूरत सी होस्ट को जो इतने प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल सवाल करती हैं, और साथ साथ मेरे वेल ग्रूम्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो गेस्ट बैठे होते हैं जो अवेयरनेस फैलाने में हमारा साथ देते हैं। इन तमाम लोगों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।